नमस्ते। कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर की दुनिया कैसे लगातार बदल रही है? जैसे सेब काट कर रख दो तो भूरा हो जाता है, दूध से दही बन जाता है या लोहे में जंग लग जाती है। ये सब असल में रासायनिक परिवर्तन है। मतलब ऐसी दिलचस्प प्रक्रियाएं जो हमारी जिंदगी को हर पल हर लम्हा आकार दे रही हैं। तो चलिए आज इस रोजमर्रा के जादू के पीछे के विज्ञान को समझते हैं और देखते हैं कि ये रासायनिक अभिक्रियाएं आखिर काम कैसे करती हैं। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। एक टेस्ट ट्यूब है जिसमें कॉपर सल्फेट का चमकीला नीला घोल है और उसमें डाली गई है एक लोहे की कील। लेकिन कुछ देर बाद सब कुछ बदल जाता है। कील का रंग बदल गया है और वो जो नीला घोल था वो भी फीका पड़ गया है। सवाल ये है कि आखिर यहां हुआ क्या? ये एक ऐसा रहस्य है जिसे हम आज साथ मिलकर सुलझाने वाले हैं। तो उस रहस्य को सुलझाने के लिए ना सबसे पहले हमें एक रासायनिक जासूस की तरह सोचना पड़ेगा। मतलब हमें वो सुराग पहचानने होंगे जो चीख चीख कर बताते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में आखिर फर्क क्या है? सोच कर देखिए, जब बर्फ पिघलती है तो क्या होता है? वो पानी बन जाती है तो अब भी H2O ही, बस उसका रूप बदला है। ये हुआ भौतिक परिवर्तन। लेकिन जब कागज को जलाते हैं तो वो राख बन जाता है, एक बिल्कुल नया पदार्थ। बस यही है रासायनिक परिवर्तन। तो वो कौन से सुराग हैं जिनकी हम बात कर रहे थे? देखिए, 4 मुख्य संकेत हैं। पहला, तापमान में बदलाव, मतलब कोई चीज या तो गर्म हो जाए या ठंडी। दूसरा, गैस का निकलना, जैसे बुलबुले दिखने लगे। तीसरा, रंग बदलना, ठीक वैसे ही जैसे हमारी कील के साथ हुआ था। और चौथा है किसी घोल में अचानक एक ठोस चीज का बन जाना, जिसे अवक्षेप कहते हैं। ये चारों संकेत हमें बताते हैं कि अरे वाह, परमाणुओं की दुनिया में कुछ बड़ा ही रोमांचक हो रहा है। चलिए, अब जब हम इन बदलावों को पहचान सकते हैं तो ये भी देख लेते हैं कि वैज्ञानिक इन कमाल के परिवर्तनों को लिखने के लिए, उनका वर्णन करने के लिए एक खास भाषा का इस्तेमाल कैसे करते हैं। इस भाषा के 2 सबसे जरूरी शब्द हैं, अभिकारक और उत्पाद। देखिए, अभिकारक वो चीजें हैं जिनसे रिएक्शन शुरू होता है, मतलब पहले वाली हालत। और उत्पाद वो नई चीजें हैं जो रिएक्शन के बाद बनती हैं, यानी बाद वाली हालत। कितना आसान है ना? तो वैज्ञानिक क्या करते हैं, वो इन रिएक्शंस को समीकरण या इक्वेशंस के रूप में लिखते हैं। शुरुआत होती है एक शब्द समीकरण से, जो बस आसान शब्दों में बताता है कि क्या हो रहा है। फिर इसे एक ढांचा समीकरण में बदला जाता है, जहां शब्दों की जगह केमिकल फॉर्मूले इस्तेमाल होते हैं। ये थोड़ा ज्यादा सटीक तरीका है, पर कहानी अभी भी अधूरी है। वो ढांचा समीकरण तब तक पूरा नहीं माना जाता जब तक कि वो ब्रह्मांड के एक सबसे बुनियादी नियम का पालन न करे, और इसी नियम को कहते हैं संतुलन या बैलेंसिंग। ये सुनहरा नियम है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसका मतलब बहुत सीधा सा है। परमाणुओं को न तो बनाया जा सकता है, न ही मिटाया जा सकता है। बस उनकी जगह बदली जा सकती है, उनकी जमावट बदली जा सकती है। इसीलिए किसी भी समीकरण को एक तराजू की तरह होना चाहिए, जिसके दोनों पल्ले हमेशा बराबर हों। तो फिर इस नियम को ध्यान में रखकर जरा सोचिए, अगर परमाणु कभी खत्म नहीं हो सकते, तो फिर एक रासायनिक समीकरण के दोनों तरफ, यानी लेफ्ट और राइट साइड, क्या चीज बराबर होनी चाहिए? बिल्कुल, हर तत्व के परमाणुओं की संख्या। अब जरा इस टेबल को देखिए। यह हमारे पिछले ढांचा समीकरण का ही विश्लेषण है। जिंक और सिल्वर दोनों तरफ एक एक है, चलो ये तो ठीक है। लेकिन नाइट्रोजन को देखिए, अभिकारक की तरफ 1 और उत्पाद की तरफ 2, और ऑक्सीजन अभिकारक की तरफ 3 और उत्पाद की तरफ 6। मतलब ये तराजू तो बिगड़ा हुआ है, ये असंतुलित है। और ये रहा समाधान। हम फॉर्मूलों के आगे बस कुछ नंबर लगा देते हैं, जिन्हें गुणांक कहते हैं। ये नंबर हमें बताते हैं कि हर अणु के कितने हिस्से चाहिए, और ऐसा करते ही समीकरण के दोनों तरफ हर तत्व के परमाणुओं की गिनती बराबर हो जाती है। अब जाकर ये तराजू एकदम संतुलित हुआ है। तो अब जब हम भाषा भी समझ गए और नियम भी, तो चलिए अब उन मुख्य पैटर्न्स को देखते हैं जिनके हिसाब से ज्यादातर रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। ये 4 मूल प्रकार हैं। सबसे पहला है संयोजन अभिक्रिया। ये बहुत सीधा साधा है। 2 या 2 से ज्यादा चीजें मिलती हैं और एक अकेली नई चीज बना देती हैं। बस ए और बी जुड़े और बन गया AB। दूसरा प्रकार संयोजन का एकदम उल्टा है, वियोजन अभिक्रिया।
इसमें एक बड़ी चीज टूटकर दो या दो से ज्यादा छोटी चीजों में बिखर जाती है, यानी ए भी टूट गया ए और बी में। तीसरा प्रकार है विस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, एक ज्यादा ताकतवर या ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व आता है और किसी यौगिक में से कम ताकतवर वाले तत्व को उसकी जगह से हटा देता है। एक तरह की अदला बदली। और हाँ, अब हम अपने शुरू वाले रहस्य को सुलझाने के बहुत बहुत करीब हैं। तो लीजिए, हमारे रहस्य का जवाब मिल गया। हुआ ये कि लोहा तांबे से ज्यादा अभिक्रियाशील यानी ज्यादा ताकतवर होता है, तो उसने कॉपर सल्फेट के घोल में से तांबे को धक्का देकर बाहर कर दिया और खुद उसकी जगह ले ली। कील के ऊपर जो परत चढ़ी वो और कुछ नहीं बल्कि तांबा ही था, और घोल का रंग इसलिए बदला क्योंकि अब वो आयरन सल्फेट बन चुका था। ये विस्थापन अभिक्रिया का एक बेहतरीन उदाहरण है। और हमारा आखिरी प्रकार है द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है डांस पार्टनर्स की अदला बदली। सोचिए, दो अलग अलग जोड़े डांस कर रहे हैं और वो आपस में अपने पार्टनर बदल लेते हैं। बस यहां भी दो यौगिक आते हैं और अपने आयनों की अदला बदली करके दो बिल्कुल नए यौगिक बना लेते हैं। अच्छा, ये सारे नियम और प्रकार सिर्फ लैब की किताबों तक ही सीमित नहीं हैं। सच तो ये है कि ये हर पल हमारे चारों तरफ हो रहे हैं। चलिए देखते हैं कैसे। हम जो हर सांस लेते हैं ना, वो एक तरह की संयोजन अभिक्रिया है। दरवाजे पर जो जंग लग जाता है वो भी एक रासायनिक बदलाव है। रसोई में जब खाना पकता है तो असल में गर्मी का इस्तेमाल करके वहां अनगिनत वियोजन और संयोजन अभिक्रियाएं चल रही होती हैं। रसायन विज्ञान सच में हमारी जिंदगी का ही दूसरा नाम है। तो अगली बार जब कोई सोडा कैन खोले और उसकी फिस सुनाई दे या किसी मोमबत्ती को जलते हुए देखें, तो याद रखिएगा, ये सिर्फ एक आम घटना नहीं है, ये परमाणुओं का एक शानदार नृत्य है। अब सवाल यह नहीं है कि अभिक्रिया कहाँ हो रही है, सवाल यह है कि अगली कौन सी अभिक्रिया पर हमारे नजर जाएगी।